Starting with the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum everyone. आज की इस प्रेजेंटेशन में मैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को डिस्कस करूंगी और इसके टॉपिक पे थोड़ी सी बात करूंगी। इसके अलावा इसका केस प्रेजेंट करना है और कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। तो स्टार्ट करती हूँ। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होती हैं जो कि हम लेबॉर्ट्रीज़ में यानी कि सिंथेसाइज करते हैं। इनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, प्रोटीन इन नेचर होती हैं, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ फर्स्ट टाइम जो है वो साइंटिस्ट जॉर्ज कॉहलर और सी माइलस्टन ने 1975 में बनाई, जो कि जिस काम पे उनको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला 1984 पे। ये एंटीबॉडीज़ बेसिकली हम किस तरीके से सिंथेसाइज करते हैं कि हम क्लोन लेते हैं हाइब्रिडोमा, जो कि फ्यूजन से बनता है माइलोमा सेल्स और इम्यूनाइज बीटा सेल्स की, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, बेसिकली ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बेसिकली एक काइंड के स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं, यानी इन एंटीबॉडीज़ के पास ऐसी एफिनिटी मौजूद होती है कि वो एंटीजन जो हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होता है उसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट ये इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट इसकी स्पेसिफिसिटी पाई जाती है। एंटीबॉडीज़ नॉर्मली हमारी इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। ये फॉरेन पार्टिकल को सीक आउट करके उसको उसके साथ स्टिक आउट होकर डिस्ट्रॉय करते हैं उसको, और ये हमारी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसकी टाइप्स हैं। टाइप्स इसकी होती हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ या पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। इसके नाम से पता चल रहा है मोनो मीन्स वन एंड पॉली मीन्स मैनी। अब इनको किस तरीके से जो है वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मोनोक्लोनल का मतलब ये है कि उसमें सिर्फ एक जो है वो क्लोन से वो एंटीबॉडी बनी हुई है और वो सिर्फ एक एंटीजन के अगेंस्ट इफेक्टिव होगी, जबकि जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं वो डिफरेंट टाइप के क्लोन से वो बने हुए होते हैं, सेल्स के डिफरेंट क्लोन सेल से बनी हुई होती हैं और वो डिफरेंट जो है वो एंटीजन के अगेंस्ट इफेक्टिव होती हैं, ठीक है। देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के क्या यूजेस होते हैं। एक तो हमने कह दिया कि हमारी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट डायग्नोस्टिक जो है वो टेस्ट में इसको यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ओवुलेशन या प्रेगनेंसी टेस्ट होती हैं, उनकी जो प्रोब्स होती हैं उनके मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ डिजीज़ ट्रीटमेंट है जैसे कैंसर वगैरह, उसमें यूज़ किया जाता है। रिसर्च पर्पस में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अगर आपने आइडेंटिफाई करना है टिश्यू ब्लड वगैरह को जो हम ट्रांसप्लांट के टाइम करते हैं, उसमें भी इसका जो है वो यूज़ है। ये कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की जो है वो इमेज हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके जो है वो यूजेस ही मैंने एनलिस्ट किए हैं, जिसमें कैंसर के तौर पे इसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन यानी वही इसको एंटीबॉडी को उस टाइम भी यूज़ किया जाता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उस टाइम कंट्रोल मैनर में वर्क करे। और डिफरेंट ऑटो इम्यून डिजीज़ में यूज़ किया जाता है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में, एलर्जीज़ में, डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस में, डिफरेंट ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह है। अच्छा, आई की कंडीशंस में भी इसको यूज़ किया जाता है, माइग्रेन में, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम वगैरह हो या नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो, इन सब में इसका जो है वो रोल देखा गया है। नेक्स्ट इसकी जो है वो एक नॉलेज है कि एफडीए ने हमारे पास सबसे पहले मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को जो अप्रूव किया वो 1986 में किया। फिर इसके रिस्क आते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जब हम यूज़ करें तो हमारे पास क्या रिस्क हो सकते हैं। एक तो हमारे पास इन्फ्यूजन रिएक्शंस तो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। इसके अलावा जो साइंस होते हैं उसमें रैशेस, फीवर, चिल्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेटिंग, ब्लड प्रेशर का चेंज होना और हार्ट रेट इंक्रीज होना। अच्छा, अगर हम इन्फ्यूजन रिएक्शंस को स्लो करना चाहते हैं तो हम उसकी डोज को कम कर सकते हैं, तो उससे हमारे पास इन्फ्यूजन रिएक्शंस जो होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ सीरियस बट लेस कॉमन रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जिसमें हमारे पास एक्यूट एनाफाइलैक्सिस है, साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम है जिसे सीआरएस कहते हैं, या फिर सीरम सिकनेस। अब एक्यूट एनाफाइलैक्सिस में क्या होता है कि ये बेसिकली मैसिव एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस होते हैं। सीरम सिकनेस का मतलब ये होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जब अपनी एंटी सीरम पे अटैक करने लग जाता है तो फिर ये हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है ये रिएक्शन। एक नेक्स्ट है सीआरएस, उसमें साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम जिसको कहा जाता है, उसमें हमारा ऑर्गन तक डैमेज हो रहा था। उसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यूज़ कर रहे हैं किसी थेरेपी के लिए, यानी कि कैंसर के लिए, यानी ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम फॉर एग्जांपल, इसके लिए हमने एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास किडनी फेल हो सकता है। तो इस तरीके से साइटोकाइन रिलीज जो स्ट्रॉम है ये हमारे पास इस तरह के रिस्क फैक्टर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की कुछ क्लासेस हैं। इसको हम जो है वो एक सिंपल टर्म में निमोनिक से याद रख सकते हैं, गेम्ड, GAMED। तो
उससे जो है वो इसके नाम को हम मेमोराइज़ कर सकते हैं ईज़िली। इसकी 5 क्लासेस होती हैं, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई, आईजीडी। सबसे पहले आईजीजी की बात करते हैं। आईजीजी एंटीबॉडी मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी है और इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडीज़ होते हैं हमारे ब्लड में पाए जाने, बॉडी फ्लूइड में पाए जाने वाले। ये बेसिकली हमारे डिफरेंट जो बैक्टीरिया, वायरसेस, इन्फेक्शंस होते हैं उनसे जो है वो प्रिवेंट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए होती हैं ये एंटीबॉडीज़। और ये एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं हमारी बॉडी में जब होती हैं, तो ये बैक्टीरिया या कोई भी एंटीजन हमारे साथ जो भी फॉरेन पार्टिकल आता है उसको उसको एनगल्फ करके और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर ले फैगोसाइट करके। और ये एंटीबॉडी सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है जिसकी वजह से ये ईजिली जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं। नेक्स्ट आती है आईजीएम एंटीबॉडी। आईजीएम एंटीबॉडी भी जस्ट लाइक आईजीजी, ये भी हमारे ब्लड में ही पाई जाती हैं, लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है, लेकिन जबकि आईजीजी जो है वो स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी थी। ये लार्जेस्ट होती है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पेंटामेरिक होता है, यानी इसमें 5 वाई शेप के यूनिट्स होते हैं। इसका जो फंक्शन होता है वो भी आईजीजी एंटीबॉडी जैसा ही होता है, यानी कि ये एंटीजन के अगेंस्ट काम करते हैं, लेकिन ये इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से ये हमारे पास मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती। उसके अलावा आईजीएम जो है वो मेन एंटीबॉडी कहलाती है, जो कि हमारे पास इनिशियल अटैक ऑफ इन्फेक्शन के पे ही जो है वो रिलीज़ हो जाती है। आईजीएम और आईजीजी में डिफरेंस यही है कि आईजीजी जो है वो इन्फेक्शन के बाद रिलीज़ होती है और आईजीजी इनिशियल अटैक पे ही जो है वो डिफरेंट बैक्टीरियल वायरल एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट आता है आईजीए। आईजीए एंटीबॉडी जो है वो हमारे टेयर्स में, स्लाइवा में, म्यूकस में और डिफरेंट हमारी बॉडी की सिक्रीशंस जैसे रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव और यूरिनरी ट्रैक्ट जो सिक्रीशंस होती हैं उनमें पाए जाते हैं आईजीए एंटीबॉडी। इसका क्या फंक्शन होता है कि न्यूट्रलाइज करती हैं बैक्टीरिया, वायरसेस जो भी उन सिक्रीशंस में, उन स्लाइवा या टेयर्स में पाए जाते हैं, म्यूकस में, तो उनको ये न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि वो हमारी बॉडी के या इंटरनल ऑर्गन्स तक ना पेनिट्रेट कर पाएँ। नेक्स्ट आता है आईजीई एंटीबॉडी। ये भी जो है वो हमारे पास लीस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी कहलाते हैं, लेकिन ये हमारे प्लाज्मा सेल्स जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। इनका रोल जो है वो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस या फिर एलर्जिक डिजीज़ेज़ होती हैं उनमें होता है, जैसे एलर्जिक एस्थमा हो गया, फूड की एलर्जीज़ हो गई, या कोई स्पेसिफिक जो है वो क्रॉनिक अर्टिकेरिया की टाइप हो गई, या एटॉपिक डर्मेटाइटिस हो गई। इसका रोल बेसिकली एलर्जिन के अगेंस्ट होता है, यानी रेनाइटिस वगैरह, अस्थमा वगैरह, इन सब में इसका आईजी एंटीबॉडी का रोल होता है। नेक्स्ट आती है आईजीडी एंटीबॉडी। आईजीडी एंटीबॉडी हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होती है जो स्पीशीज़ हमारे पास कार्टिलेजिनस फिश वगैरह से ह्यूमन में आती है उनमें। और इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये हमारे बीटा सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। जब हमें पता है कि जब हमारे बीटा सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो डिफेंड प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये आईजीएम की एंटीबॉडी की तरह जो है वो हमारे बीटा सेल्स की जो है वो एक्सप्रेशन करता है, और इसका रोल जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस में भी है। नेक्स्ट हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और या फिर रिकॉम्बिनेंट एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कुछ एमसीक्यूज़ बनाने को कहा था, तो वो इस टॉपिक के हमने बनाए, जैसे कि पहला एमसीक्यू इसमें है, द टेक्नोलॉजी यूज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज़। मैंने डिफरेंट इसमें जो है वो ऑप्शंस रखे, फर्स्ट हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, मास कल्चर टेक्नोलॉजी, सस्पेंशन कल्चर, नन। तो ये हमें पता है कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से जो है वो बनाई जाती हैं, सिंथेसाइज की जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर डैश स्पेसिफिक टुवर्ड्स अ पैराटॉप, स्पेसिफिक टुवर्ड्स एन एपीटोप एंड स्पेसिफिक टुवर्ड्स एन एंटीजन। तो ये भी हमें स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो स्पेसिफिक टुवर्ड्स एन एंटीजन जो है वो इसका राइट आंसर है। क्योंकि ये एक स्पेसिफिक मोनोक्लोनल है, यानी एक क्लोन से बनाई गई हैं, तो ये एक एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट आता है कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो भी हाइब्रिड सेल्स होते हैं हम वो सेलेक्ट करते हैं और इसमें एक हम मीडियम लेते हैं। वो मीडियम एमएस मीडियम कहलाता है, एचएटी मीडियम कहलाता है, एक्स गाल मीडियम कहलाता है, या वाइट्स मीडियम कहलाता है। तो इसमें जो मीडियम हम यूज़ करते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में वो एचएटी मीडियम होता है। एचएटी मीडियम बेसिकली एक ऐसा सिलेक्शन मीडियम होता है जिसमें हम मेमेलियन सेल कल्चर को ग्रो करवाते हैं, और उसमें हम जो है वो कंबाइन करते हैं अमाइनोप्टेरिन, जो एक ड्रग है जो कि पावरफुल फॉलेट मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करने वाली ड्रग है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ये स्टेटमेंट जो है वो राइट है या रॉन्ग, कि HAT मीडियम क्या कि में जो है वो कौन से जो है वो कौन सी ड्रग इन्वॉल्व होती है। HAT मीडियम जो है वो सेलेक्टिव मीडियम होता है, ये भी राइट आंसर है, और हमने इनकरेक्ट का पूछा है। अमाइनोप्टेरिन इन द HAT मीडियम ब्लॉक्स डी नोवो पाथवे ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, ये भी राइट है। सेल्वाज पाथवे रिक्वायर्स अमाइनोप्टेरिन एंड थाइमिडीन, ये जो है वो रॉन्ग है। और हाइपोजेंथीन इज कन्वर्टेड टू गोनिन बाय HDPRT एंजाइम, ये भी राइट आंसर है। और ये रॉन्ग आंसर इसलिए है क्योंकि सेल्वाज पाथवे जो है उसमें हमारे पास अमाइनोप्टेरिन रिक्वायर्ड नहीं होता, जब क्योंकि अमाइनोप्टेरिन जो है वो हमारे पास HAT मीडियम में रिक्वायर्ड होता है, और इसमें हमारे पास साइटिडीन डीअमाइनेज की रिक्वायरमेंट होती है सेल्वाज पाथवे में। नेक्स्ट जो हमारे पास MCQ है वो ये है कि नेचुरल ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट अ पैथोजन लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में हमारे पास जो है वो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ की नीड होती है, ना कि मोनोक्लोनल या मैक्रोफेजेस की। फिर हमारे पास आता है केस प्रेजेंटेशन। अब इसमें हमारे पास एक केस है जिसमें एक फीमेल वुमेन है जो कि 31 ईयर ओल्ड है, उसमें उसकी 22 ईयर हिस्ट्री है, यानी कि 22 साल की उसकी जो है वो एक मेडिकल हिस्ट्री है कि उसको कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ठीक है, यानी CVID है, यानी CVID उसको एक डिजीज़ है 22 ईयर्स से, और उसके लिए वो सबकुटेनियस इम्यूनोग्लोबिन यूज़ करती रही, ठीक है। अब वो जब आई तो वो 24 वीक्स प्रेगनेंसी भी के साथ आई, जिसमें उसकी ये प्रेगनेंसी थर्ड चाइल्ड की है। वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई, उसकी अब जो है वो 2 दिनों से उसको जो है वो बहुत ज़्यादा फेरेंजाइटिस का जो है वो इशू है, जिसकी वजह से उसको नेज़ल और चेस्ट कंजेशन भी हो रही है, और नॉन प्रोडक्टिव कफ हो रही है, यानी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो रही है। इसके अलावा अब ये केस था, अब उस टाइम उस फीमेल के वाइटल्स देखे गए, BP उसका 142/92 mmHg है, हार्ट रेट 109 बीट्स पर मिनट है, टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, रिस्पायरेटरी रेट 22 बीट्स पर मिनट, एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो 99% पर थी। उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री देखी गई तो उसको पहले कोविड भी हो चुका है, जो कि उसका पॉलीचेन PCR से जो है वो कंफर्म हुआ है, जो उसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम COVID-2 जो है उसको कंफर्म हुआ था। ये उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो एक हमारे पास टेस्ट होता है उससे ये कंफर्म हुआ उसका। उसके अलावा उसको जो CVID यानी कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी है वो 9 जब वो 9 ईयर्स की थी तब से उसको है वो 31 की है, तो 9 ईयर्स से उसको जो है वो ये डिजीज़ हो गई थी इम्यूनोडेफिशिएंसी की। उसके अलावा उसको साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शंस भी थे पास मेडिकल में, और उसको जो है वो राइट इंग्वाइनल लिम्फेडाइनाइटिस था, और इंग्वाइनल हर्निया रिपेयर भी हुआ प्रीवियस, और उसकी जो है वो अपेंडेक्टोमी भी की गई पहले। वैक्सीनेशन हिस्ट्री से पता चला कि वो 3 डोजेस जो है वो वैक्सीनेटेड है मॉडर्ना COVID-19 की। फैमिली हिस्ट्री में उनके फादर को भी जो है वो इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम था, यानी CVID की प्रॉब्लम थी। ट्रीटमेंट जो है वो उसने स्टार्ट किया उनके लिए सोट्रोविमैब, ये एंटीबॉडी है। जैसे ही उसको पॉजिटिव टेस्टिंग आई तो फर्स्ट डे से उसने यूज़ किया तो कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आया था इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का, और जो है वो उसके जो सिम्टम्स आ रहे थे उसके 2 to 3 डेज में रिजॉल्व भी हो गए थे। अब जब ट्रीटमेंट हिस्ट्री देखी गई पहले की, तो इनिशियली उसको IVIGG यूनिट जो है वो प्रोवाइड किए गए थे जब वो 17 ईयर्स एज की थी, लेकिन उसके जो है वो कुछ फ्लू लाइक सिम्टम्स उसको अपेयर हुए इसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे, और फिर इसलिए उसने IV को जो है वो सबकुटेनियस IgG एंटीबॉडी यूज़ करना स्टार्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको और ज़्यादा सीरियस रिएक्शंस आए सबकुटेनियस से, जिसकी वजह से उसने सबकुटेनियस डिसकंटिन्यू किया। अब दोबारा से उसने कुछ टाइम बाद जो है वो सबकुटेनियस दोबारा स्टार्ट किया, तो उसने एक स्टेबल डोज लिया 0.14 ग्राम पर केजी एवरी वीक। तो उसने उसको बढ़ाया जैसे जैसे उसकी प्रेगनेंसी इंक्रीज़ हो रही थी, वेट गेन हो रहा था, तो उस हिसाब से उसने 0.15 ग्राम पर केजी एवरी वीक लेना स्टार्ट कर दिया। जब उस टाइम उस पेशेंट की इम्यूनोग्लोबिन हिस्ट्री देखी गई, यानी लेवल देखे गए नवंबर एंड 2021 में, तो IgG में जो है वो 7.03 ग्राम पर लीटर था, जो कि नॉर्मल था। IgA 0.10 ग्राम पर लीटर था, ये भी नॉर्मली कंसीडर किया। IgM जो है वो 0.25 ग्राम पर लीटर था, ये भी नॉर्मल था। तो आज की जो है वो ये मेरी प्रेजेंटेशन इतनी थी। आई होप कि जो है वो मैंने एक्सप्लेन ठीक किया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।